हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जिससे कि बिगिनर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। इस तरीके से आई हैव लर्नड माई इंग्लिश एंड यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन द स्पोकन इंग्लिश and you can utilize it for the competitive exam also, like specifically like UPSC and all state PCS examination are asking such type of questions in the essay paper, mains paper में जो आते हैं, and you have to try to replicate or imitate whatever I am speaking. मुझे कॉपी करने की कोशिश करो, because first of all if you want to speak in English then you have to adjust your tongue according to the words of the English vocabulary. तो इंग्लिश की जो ग्रामर को, वोकेबलरी को आपको बोलने की कोशिश करनी है. यू हैव टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू दैट. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द ब्यूटीफुल आर्टिकल, एंड इट इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ vocabulary words and the phrasal verb, and that will be one of the way to adorn your way of speaking. स्टार्ट करते हैं. सेक्स एंड वायलेंस. इसमें आर्टिकल में राइटर क्या बात कर रहा है कि जो मैरिटल रेप के बारे में जो केस है उसके बारे में सरकार का क्या स्टैंड है. पहले भी ये हो चुका है, तो उसके बारे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या इसमें अच्छाई हो सकती है, उसको आर्टिकल 375 में इंक्लूड किया गया है. उसका एक एक्सेप्शनल दिया हुआ. आर्टिकल 375 का केस रिलेटेड होता है कि अगर रेप के कोई केस हो तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है इंडियन पिनल कोड के. बट ये जो क्या है, इसमें मैरिटल जो रेप है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो एक्सेप्शनल है इसमें. तो उसके बारे में कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके में. द सेक्स एंड वायलेंस. द गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट. स्पेल आउट होता है अर्थ निकालना. गवर्नमेंट को शुड चाहिए. शुड एक मॉडल वर्ब है. इसमें आपको टेंसों की मैं बताता रहूँगा बार बार में. तो शुड एक मॉडल वर्ब है. इसमें बोल रहा है कि स्पेल आउट. स्पेल आउट होता है किसी चीज़ को अर्थ निकालना. जैसे लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनी वर्ड, तो आपको कोई बोलेगा प्लीज कुड यू प्लीज स्पेल आउट, उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं आप इसको. तो स्पेल आउट मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. द गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट इट्स करंट स्टैंड ऑन मैरिटल रेप. मैरिटल रेप पे, जो शादीशुदा रेप पे का केस होता है, उस पर क्या उसका गवर्नमेंट का स्टैंड, उसको सही स्पेल आउट करना चाहिए. इट इज़ द टाइम. राइटर क्या बोल रहा है इसमें, यह एक टाइम है. इट इज़ द टाइम. इट इज़ टाइम द यूनियन गवर्नमेंट टू कैटेगोरिकल स्टैंड. एक कैटेगरी में स्टैंड लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि एम्बिग्यूटी में हो, कोई चीज़ असमंजस में नहीं होना चाहिए. कैटेगोरिकल एक कैटेगरी डिसाइड करनी चाहिए ऑन द इश्यू ऑफ ट्रीटिंग मैरिटल रेप एज ए क्रिमिनल ऑफेंस. तो मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट करना चाहिए, उसके साथ में स्टैंड लेना चाहिए. इट इन्फॉर्म दैट दिल्ली हाई कोर्ट अर्लियर. इट इन्फॉर्म, जैसे ये पास्ट टेंस में बात कर रहा. इट इन्फॉर्म यह है, बता गया है. द दिल्ली हाई कोर्ट अर्लियर दिस वीक, इस वीक में, earlier this week, that it was having a relook. ये having, ये कर रहे हैं. it was having मतलब ये किया गया था. was मतलब आप सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं. it was having a relook. तो ING यूज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात कर रहे हैं. it was having a relook, दोबारा से देखना. at its position spelled out 5 years ago. मतलब दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है कि वो देख रहे हैं इस मैटर में, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल पहले उसका अर्थ एक्सप्लेन किया था. स्पेल्ड आउट, स्पेल की फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज हुई है. स्पेल्ड 5 years ago. इन 2017 द गवर्नमेंट हैड अपोज्ड. तो 2017 में गवर्नमेंट ने हैड होता है, मतलब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट हैड अपोज्ड, गवर्नमेंट अपोज कर चुकी है द रिमूवल ऑफ द स्टेट्यूटरी एक्सेप्शन. संविधान में स्टैट्यूटरी होता है, संविधान से एक्सेप्शन जो एक मतलब अपवाद दिया गया है इन द सेक्शन ऑफ द 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड फॉर रेप कमिटेड बाय ए मैन ऑन हिज वाइफ. जो रेप कमिटेड किया जाता है, कमिटेड होता है किसी चीज़ को करना, कमिटेड बाय ए मैन ऑन हिज वाइफ, उसकी वाइफ पे. इफ़ शी इज़ नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज. अगर कोई लेडीज़ 18 साल से नीचे नहीं है तो उसके हस्बैंड के ऊपर रेप का केस नहीं लगता. इसमें यही बोला गया है, जो 5 साल पहले स्टैंड लिया था 2017 में गवर्नमेंट ने. आगे क्या है, द रिमार्क्स, जो बातें कहने का, रिमार्क्स इस पे व्यंग्य करने का. द रिमार्क्स ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी. तो ये आपका वन लाइनर जी के क्वेश्चन भी हो गया कि वुमेन जो वहाँ की मिनिस्टर है कौन सी है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड
मिनिस्टर फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन है? स्मृति ईरानी, जो सीरियल में आती थी पहले, आप जानते होंगे. दैट इज ए लाइक सी इज ए वेरी पॉपुलर figure in the television also and nowadays in the politics also. You might have aware about that lady. That is very strong lady. Whenever she speaks in the parliament, that makes a huge difference. She is very impeccable voice. वैसे ही like a if a person want to be in the like a very formal job, then he should be very eloquent so that he can influence the people who are listening him or her. तो उसको ऐसे अपने वाक्पटुता बनानी पड़ेगी, अच्छा होना पड़ेगा, गुड स्पीकर होना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर सेल्फ टू द लेवल ऑफ द क्लास 1 और फॉर्मल जॉब ऑफिसर. द रिमार्क्स फॉर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी इन द पार्लियामेंट आल्सो डू नॉट. तो सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है, डू नॉट यूज हो रहा है, डू नॉट थ्रो मच लाइट ऑन दिस मैटर. तो इस मैटर पे ज़्यादा स्मृति ईरानी ने भी कोई लाइट नहीं बिखेरी क्योंकि उसको पता ही नहीं है उस चीज उसने, क्योंकि वो हाइड कर रही है. सी मियरली होता ओनली. सी मियरली सेड द गवर्नमेंट वाज इंगेज्ड. गवर्नमेंट इंगेज थी इन प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस कंप्रेहेंसिव अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल लॉ. तो कंप्रेहेंसिव अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में लाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका इंडियन पीनल कोड है ना, या जैसे मान लो इंडियन पीनल कोड है, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, तो 1896 की बात है ये. जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है आपका 1908 में बनाया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका 1974 में आया था. तो ये चीज़ें क्या है, दैट वी आर परसिस्टिंग विद द कॉलोनियल हैंगओवर इन अवर द लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द लॉ. कॉलोनियल मतलब हम अंग्रेजों के बनाए हुए फॉलो कर रहे हैं. दैट्स वाई लाइक वी हैव टू चेंज, और दैट्स वाई आवर लेजिस्लेचर आर डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क. वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको अमेंड कर रहे हैं अभी. तो वो इसलिए उसने यही बात बोली पिछले सप्ताह. एंड इंडिकेटिंग परहैप्स होता है शायद, परहैप्स मतलब प्रोबेबली या परहैप्स बोल सकते हैं. इंडिकेटिंग परहैप्स दैट क्रिमिनलाइजिंग ऑफ द मैरिटल रेप इज अनलाइकली. तो मतलब टू बी टेकन अप इन आइसोलेशन. जो मान लो क्रिमिनल मैरिटल रेप को आइसोलेशन होता है, एक अलग से नहीं लिया जाएगा. बस उसी में अमेंडमेंट की बात की उन्होंने बताया, इसलिए कह रहे हैं परहैप्स, शायद उसको अकेले से पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं की जा रही है. एंड एट द सेम टाइम सी ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया दैट इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं होगा टू कंडेमन एवरी मैरिज एज ए वायलेंट वन. मतलब ये सेफ भी नहीं होगा, ये अच्छा भी नहीं होगा कि एडवाइजेबल सुझाव योग्य भी नहीं है कि हर एक जो शादी होती है एट वायलेंट वन, या वो एक मतलब वायलेंस होता है, हिंसावादी नहीं होगी. तो हर एक शादी को हिंसावादी कहना भी ठीक नहीं, उसने ये बात बोली. एंड एवरी मैन इज ए रेपिस्ट, मतलब हर एक आदमी रेपिस्ट नहीं है, उसके बारे में बात बोली. वन कैन ओनली इंटरप्रेट होता अर्थ निकालना. वन कैन ओनली इंटरप्रेट दिस इज ए साइन दैट गवर्नमेंट इज क्वाइट वारी ऑफ एग्रीइंग विद द बॉडी ऑफ ओपिनियन. वारी का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, क्वाइट वेरी ऑफ एग्रीइंग मतलब वो गवर्नमेंट क्या है, वेरी है, चिंतित है, अगेरिंग विद द बॉडी ऑफ ओपिनियन. बॉडी ऑफ ओपिनियन जो ओपिनियन दे रही है उनसे मतलब वारी है, क्वेश्चन दे रही है या चिंतित है. ओपिनियन दैट फेवर रिकग्नाइजिंग रेप एज समथिंग दैट कुड हैपन विद इन ए मैरिज टू. तो ये जो क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उनको उनसे सतर्क है या चेतावनी है, उसको लगा लो कि सतर्क है गवर्नमेंट की. जो बॉडी ओपिनियन जो दे रहे हैं, मान लो एनजीओ है कुछ भी है, जो ओपिनियन दे रहे हैं उनसे क्या है, उनको मैरिटल रेप को कुड वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मैरिज होने के बाद भी रेप हो सकता है. उससे वो गवर्नमेंट थोड़ी क्वेश्चन तो है उसके दिमाग में, बात आई है हाँ ये हो सकता है. बट इन 2016 द गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ द मैरिटल रेप. मतलब 2016 में गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया था. कैसे कैंसिल कर दिया था, द गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड कर चुकी है द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, जैसे शादी के बाद भी रेप हो सकता है. ऐसे मतलब वही है कि भाई कंजुगल मतलब सहमति है तो उसको रेप नहीं काउंट होगा, अगर मान लो फोर्सफुली है तो उसको रेप काउंट किया जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं. दैट कुड हैपन विद द मैरिज टू. इन 2016 द गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड द मैरिट कंसेप्ट ऑफ द मैरिटल रेप सेइंग इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ये इंडियन कंटेक्स्ट होता है, संदर्भ. तो भारत के संदर्भ में इसको लागू नहीं किया जा सकता. 2016 में ये गवर्नमेंट बोल चुकी है. लाइक ड्यू टू वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर लाइक लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड
इलिटरेसी, जैसे इंडिया में कम आदमी एजुकेटेड हैं, इलिटरेसी हो सकता है, पावर्टी गरीबी हो सकता है, माइरेट होता है, बहुत सारे माइरियाइट, तो बहुत सारे रेस, सोशल कस्टम्स हैं, समाज में रीति रिवाज हैं, वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस बिलीफ एंड माइंडसेट, रिलीजियस जो धर्म के बिलीफ हैं, विश्वास है, उनके माइंडसेट है, वो भी बहुत सारा हो सकता है उसमें। माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सैक्रामेंट, सैक्रामेंट होता है किसी चीज़ को पवित्र मानना, मतलब हमारी बहुत सारी कम्युनिटी मैरिज को पवित्र मानती है, जैसे हर रिलीजन मानता है, कस्टम्स है, इसलिए मैरिटल रेप को एक इंक्लूड करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, गवर्नमेंट का कहना था 2016 में। दिस इज़ नो इंडिकेशन, यह कोई मतलब एक इशारा नहीं है। एज टू सोर्ट, सोर्ट होता है किस्म, कई प्रकार के, लाइक आई एम हैविंग सोर्ट ऑफ पेन, बहुत सारी किस्म के मेरे पास पेन है, सोर्ट, SORT, सोर्ट। There is no indication as to sort of departure from the formulation, from this formulation. If like कोई इशारा नहीं है कि भाई कितना इस फॉर्मुलेशन से हम डिपार्चर दूर जा रहे हैं। If any that the proposed reconsideration, that the proposed reconsideration है दोबारा से उस चीज़ को मानने के लिए, will lead to, however, the question no longer Brooks response marked by ambivalence on tending buying any time. तो इसमें क्या देखो, पूरे लेंथी सेंटेंसेज है, उनको समझना बहुत जरूरी है क्या मतलब होता है, वैसे ही हम अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इसमें बोला कि भाई कोई इशारा तो नहीं है किस किस्म के जो हम इस फॉर्मुलेशन से जो मैरिज रिचुअल्स है उसके दूर जा सकते हैं या उसमें उसको कंसीडर कर सकते हैं, इससे लीड से क्या होगा। हाउएवर द क्वेश्चन नो लॉन्गर ब्रूक्स, ब्रूक्स होता है चिंता करना। वैसे तो ब्रुक का मतलब अगर एग्जैक्ट वर्ड माने तो इसका होता है नाली, जो छोटी नाली जिसका पानी जाता है, ब्रुक्स। बट ब्रुक के बाद ऐसा लग गया एज ए वर्ब, इसको क्या यूज करेंगे कि भाई दे नो लॉन्गर ब्रुक्स, चिंता नहीं है। रिस्पॉन्स इज मार्क बाय द एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस वो होता है कि जो मान लो एक प्रचलित है और ट्रेंडिंग और टेंडिंग टूवर्ड्स बाइंग टाइम, तो वो मार्क किया जा रहा है कितना टाइम लेगा इसको, इस चीज़ को चिंतित नहीं है। रिस्पॉन्स आदमियों के कैसे होंगे मैरिटल रेप को लेकर, ये है बाइंग टाइम, तो इसको टाइम चाहिए। When one cannot accept the courts to delay indefinitely a ruling on the constitutionality of the existing exception in the rape law, तो कोई आदमी है एक वेट नहीं कर सकता, जैसे जो आर्टिकल 335 में इसको एक्सेप्शनल दिया गया उसका रेप लॉ का मतलब वेट नहीं कर सकता। द कन्वेंशनल आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन रेप विद द मैरिज, तो एक कन्वेंशन है जो पुराना रीति रिवाज चला आ रहा है कि भाई उसमें क्या है, मैरिटल रेप को conventional argument against criminalizing rape within the marriage that the institution of marriage will be ruined, तो इससे क्या है, जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है उसको वो खराब हो जाएगा, ruined हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, that is liable to misuse, उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे फॉल्स केस आ सकते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में कि हाँ मेरा मैरिटल रेप हुआ है, इसलिए ये इसको हमारे कस्टम्स है उसको क्या इम्प्लीकेशन हो गए, कहाँ तक कोई आदमी वेट करेगा, इतना वेट थोड़ी करेगा कोई किसी को केस डालना है कि भाई इसका गवर्नमेंट लॉ रूल लेके आएगी, कोर्ट फैसला देगा या नहीं देगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि नो लॉन्गर होल्ड गुड, ये अच्छा नहीं हो सकता सोसाइटी के लिए। द कंट्री हैज अडॉप्टेड ए डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, तो डोमेस्टिक कंट्री में अपने क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का है कि कोई अपनी वाइफ को मार पिटाई कर रहा है, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ तो है। दैट एनेबल्स, एनेबल्स होता है किसी चीज़ को ताकत देना, इनेबल्स, जैसे एबल की वर्ब है इनेबल्स। अनेबल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, तो जो कवर करता है कि जो फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, मतलब अब एक तो यूज़ होता है, यूज़ को नेगेटिव, अब्यूज़ उसको दुरुपयोग किया गया है। द IPC आल्सो होल्ड क्रूएल्टी टू बी एन ऑफेंस, जो इंडियन पिनल कोड है क्रूएल्टी जो निर्दयता को है, टू बी एन ऑफेंस इन द डोमेस्टिक कंटेक्स्ट, डोमेस्टिक के संदर्भ में घरेलू मामलों के मामले में उसको क्रूएल्टी को ऑफेंस मानती है, लाइक मार पिटाई करने को जैसे भी। Therefore, making marital rape a criminal offense is unlikely to ruin the institution of marriage anymore, तो राइटर इसमें अपना स्टैंड बोल रहा है कि भाई जो मान लो क्रूएल्टी को, निर्दयता को अपनी गवर्नमेंट क्या मानती है, उसको एक ऑफेंस मानती है, अपराध मानती है, वैसे ही दैट IPC आल्सो होल्ड्स क्रूएल्टी टू बी एन ऑफेंस इन ए डोमेस्टिक कंटेक्स्ट, देयरफॉर मेकिंग ए मैरिटल रेप, तो मैरिटल रेप को अगर क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे इज अनलाइकली टू ruin द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एनी मोर, तो आगे रूल नहीं करेगा। दैट ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन क्रूअल्टी वुड, तो जैसे
ऑलरेडी क्रूएल्टी के, मैरिटल रेप के क्रूएल्टी के केस हो रहे हैं जो ऑफेंस है। तो ये मान लो अगर शादी के बाद मैरिज जो रेप है उसको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो इससे कोई समाज में मैरिज इंस्टीट्यूशन को ख़राब नहीं करेगा, ये बोल रहा है राइट इसमें। दैट एंड दैट द एक्सेप्शन गिवन टू द मैरिटल रेप हार्क्स बैक्स होता है किसी चीज़ को पीछे ले जाना, वापिस ही उस स्टैंड पे ले जाना। द एक्सेप्शन गिवन टू द मैरिटल रेप हार्क्स बैक, ये फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छा है, लाइक हार्क्स बैक, किसी चीज़ को वापस ले जाना। मतलब आप किसी टॉपिक पे जाए डिस्कशन पे, फिर कोई आदमी वापस ही उस बात पे आ रहा है, दैट हार्क्स बैक, पीछे ले जाना। एज द रिपोर्ट बाय द जस्टिस JS वर्मा कमेटी नोटेड, तो ये बोल रहे हैं कि ये बात है जो डिस्कशन है एक्सेप्शन हमें कहाँ ले जा रहा है। जस्टिस JS वर्मा ने की कमेटी बनाई थी जो 2012 में एक दिल्ली गैंग रेप हुआ था, उसके बाद नोटेड वाइल रिकमेंडिंग इट्स रिमूवल। तो उसकी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उनके जो रिमूवल है उनको निकालने के, जैसे आर्टिकल 375 का ये क्लोज निकालने के जो एक्सेप्शन है उसको खत्म करने की बात की गई थी जस्टिस JS वर्मा ने 2012 में जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ था उसके बाद जो कमेटी बनी थी। तो टू आउटडेटेड नोशन ऑफ द मैरिज दैट ट्रीटेड एज द वाइफ एज द हस्बैंड प्रॉपर्टी। तो आउटडेटेड नोशन है जो पुराना हो चुका नोशन होता है, धारणा ऑफ मैरिज दैट ट्रीटेड ट्रीट करना द वाइफ एज द हस्बैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जाता वाइफ को। तो वो उसने जस्टिस JS वर्मा ने कमेटी में बताई थी कि बात ये इसको हम खत्म करना चाहिए, आउटडेटेड लॉ हो गया है। द नोशन ऑफ द इम्प्लाइड कंसेंट, जैसे धारणा होती है जो इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड होता है जैसे अपने आप मान लिया गया कि लेडीज का कंसेंट है, उसने मैरिज कर ली तो हर चीज़ के लिए, और हस्बैंड उस पर फोर्स कर सकता है। द नोशन ऑफ द इम्प्लाइड कंसेंट विद इन द मैरिज इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द मैरिज लॉ में भी दैट अलाउज फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स होता है, मतलब रेस्टिट्यूशन होता है किसी चीज़ को पक्का करना, प्रमाणित करना, रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इन दी, लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट होता है जो शादी से रिलेटेड मतलब राइट्स है। मान लो शादी कर ली उसके सारे राइट्स हो गए। ऐसे ही ए रेमेडी दैट आइदर पार्टी टू मैरिज मे अवेल ऑफ, तो इसमें क्या है, ए रेमेडी, मान लो रेमेडी होता है इलाज, दैट आइदर टू ए पार्टी मैरिज अवेल, तो मैरिज पार्टी अवेल कर सकती है कोई सी भी पार्टी। लुक एट द मैरिज थ्रू द अनार्किस्ट लेंस ऑफ द कर्वेचर, तो कवरेचर है, तो इसका मतलब है कि लुकिंग मैरिज के संदर्भ में देखे, मैरिज को देखना थ्रू दी अनार्किस्टिक, जो पुराना नज़रिया है उसको एनक्रानोस्टिक है, तो पुराना मतलब उससे लेंस से देखेंगे हम उस चीज़ को, तो लेंस ऑफ कवरेचर जो पुराना रीति रिवाज चला रहा है उस लेंस से देखेंगे। तो द व्यू दैट द वाइफ इज अंडर हस्बैंड अथॉरिटी ऑलवेज, तो उसका जो पुरानी सोच है, ठहर रहा है लगा लो, उस पर क्या है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वाइफ, और उसको हमेशा माना गया है। शुड नॉट बी अलाउड टू ओवर राइड द ऑटोनॉमी ऑफ ए मैरिड वुमेन ओवर दिस पर्सन, तो इसको अलाउ नहीं किया जाता जैसे ओवर राइड द ऑटोनॉमी ऑफ मैरिड वुमेन ओवर द पर्सन, आदमी के ऊपर वो प्रोसीड नहीं कर सकती, इसीलिए वो पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। कि मतलब ये हमारे मैरिज लॉ भी ऐसे ही हैं, पुराने हैं, और जैसे एक ओवर आर्किंग मतलब पुरानी सोच है, वो ओवर क्रोनोस्टिक लेंस ऑफ कवर्चर है कि पुरानी सोच है कि भाई ये ठीक ही है, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है वाइफ उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और कुछ कंसेंट तो शादी करने के बाद मिल ही जाते हैं कि ये हस्बैंड के राइट है और वो लेडीज़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसमें बात बोल रही है कि ये ड्राबैक है। देखो इससे हमें क्या इंटरप्रेट करना है कि भाई ये ड्राबैक है। जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि इसका क्या होना चाहिए और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट सारे इस एडिटोरियल में आ चुके हैं। तो जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं मैं आपको अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है, देखो हमेशा एक ब्रॉड थिंकिंग बनती है, नैरो थिंकिंग से हम आगे जाते हैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से भी। दूसरा क्या है, हमें इंग्लिश सीखने का तो मौका मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर ये डेली प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो रियली आपको विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे लास्ट में मैं ये वर्ड में दिखाता हूँ, तो इसमें क्या है एग्जाम्पल भी दिए होते हैं कि कैसे इसका वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसको आप बहुत ध्यान से देखना है ताकि आगे आने वाले टाइम में आप वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन योर नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड यू वुड बी ऑलवेज लाइक एडिक्टेबल हो जाओगे, इसके एडिक्ट हो जाएगी आपको यूज़ करने की और आप अच्छे से बोल पाओगे। सेक्रामेंट होता है जैसे किसी चीज़ को पवित्र माना है, दैट एंड ही दैट जैसे यहाँ पे है ही हियर्ड मास, उसने
पब्लिक को सुना एंड रिसीव्ड द सैक्रामेंट, तो एक उसको पक्का पवित्रता मिल गई उसको। ऐसे ही ब्रुक, ब्रुक होता है वैसे तो एज ए नाउन इसको नाला बोलते हैं, छोटी जो नाली होती है आपके घर में पानी बहता है उसका ब्रुक बोलते हैं, बट इसको एज ए वर्ब अगर पूछे तो ब्रुक्स, तो किसी को नाराज करना होता है ये। जैसे सी गोट ऑल सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम एट द मोमेंट, तो सॉर्ट का ये होता है कि विभिन्न प्रकार की किस्म, जैसे SORT सॉर्ट, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम। जैसे अगर मान लो इसमें सॉर्ट टाइप का होगा, किस्म टाइप में होगी। एनाक्रोनिस्टिक होता है काल दोषपूर्ण, मतलब जो कालों से दोष चला आ रहा है, किसी मान लो पुरानी सोच है, एक पुराना मान लो मानना है कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्रोनिस्टिक क्रोनिकल होता है, मतलब कुछ चीज़ों से आपने देखा हो क्रोनिक बीमारी होती है, वैसे उसको एनाक्रोनिक बोलते हैं, बस यही मतलब है। क्रोनिक जो बीमारी लगातार चली आ रही है उसको एना लगा दो, एनाक्रोनिस्टिक। रेस्टिट्यूशन होता है जैसे किसी चीज़ को मतलब उसको वापस ही लेके आना, जैसे खोई हुई या चुराई हुई चीज़ उसको मालिक को वापस देना, या कोई भी मान लो आपका चोट लगा उसके लिए किसी कोई आदमी आपको मुआवजा दे रहा है, उसको पेमेंट देते हैं, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब वापस, मतलब मुआवजा भर रहे हैं, जो चीज़ गड़बड़ हुई है उसको रेस्टिट्यूशन, उसको पूरा कर रहे हैं। कंजुगल सहमति, जैसे कनेक्टेड विद द वाइफ एंड लाइक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी सहमति दोनों की होना। एम्बिवलेंस होता है जो मनोवर्ती है, दिमाग है, एम्बिवलेंस बंदो दिमाग की सोच है। हार्क बैक होता है किसी पुरानी चीज़ पे वापस चले जाना। द पेंटिंग्स हार्क्स बैक्स टू कॉन्स्टेबल एंड टर्नर। That is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn for the longer duration. यही एक तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं। बाकी आप क्या है, देखो बहुत सारी आपको फैंसी चीज़ मिलेगी यूट्यूब पे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट अगर आप ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना बहुत ही टिपिकल है। बिकॉज लाइक इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया, that totally different situation if you are residing in the foreign country and you are having Malayu or ambit around you, like each and every person speaking English, that is totally separate thing, then you need not to watch such type of video. But if you want to learn English and you have not such type of ambit around you, definitely you would not fetch a benefit out of that type of video. You have to go through the basics, whatever like I'm speaking in front of you, try to replicate them and find out phrasal verbs, practice on the daily basis. This is the way by which means you can learn, क्योंकि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने ऊपर अपनाई है, एंड यू कैन सी रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड कीप लर्निंग। बाय।